हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में ही डिस्कस किए थे और उसमें हमने जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था कि भाई जम्मू कश्मीर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कि आखिरकार आजादी के बाद जैसे आजादी हुई थी उसके बाद ये कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो रियासतें हैं वो आइधर भारत में मिल सकते हैं आइधर पाकिस्तान में, आइधर वो आजाद भी रह सकते हैं। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर को भारत एंड पाकिस्तान दोनों इसके ऊपर क्लेम क्यों कर रहे थे और दोनों का स्ट्रॉन्ग क्लेम क्यों था, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और जम्मू कश्मीर की जियोग्राफिकल जो लोकेशन थी वो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी होने के कारण जम्मू कश्मीर की और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसके साथ ही हमने जम्मू कश्मीर के जो 5 इंपॉर्टेंट जो रीजन थे उसको भी डिस्क्राइब किया था। अब उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट में हमने महाराजा हरि सिंह के बारे में भी जाना था। तो आज जो हमारा मेन डिस्कशन रहेगा वो शेख अब्दुल्ला के बारे में जानना रहेगा। बिकॉज अगर शेख अब्दुल्ला को आपने जाना, इट मीन्स आप जो 1931 से जो 70s तक की जो पूरी जम्मू कश्मीर की राजनीति चल रही थी आप उसे समझेंगे। एंड शेख अब्दुल्ला का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था जब देश आजाद हुआ था और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना था, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेख अब्दुल्ला का कंट्रीब्यूशन था। तो शेख अब्दुल्ला को जानना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन जिसमें हम शेख अब्दुल्ला के बारे में जानेंगे। अब जैसे महाराजा हरि सिंह थे, ये जम्मू कश्मीर के शासक थे। 1925 से बने थे, 1947 में ये थे, 48 तक ये थे महाराजा हरि सिंह। अब महाराजा हरि सिंह के शासन काल में के अधिकांश हिस्सों में जो महाराजा हरि सिंह का शासन था, जो उनका टेन्योर था, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर पर शासन किया था, तो महाराजा हरि सिंह के शासन काल के अधिकांश हिस्सों में जो उनका सबसे बड़ा विरोधी था, जो उनका सबसे बड़ा राइवल था, उसका नाम था घाटी का एक मुस्लिम था, वो शेख अब्दुल्ला। यानी जो पूरे उनके शासन काल के दौर में सबसे ज्यादा बड़ा राइवल था महाराजा हरि सिंह का, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 1905 में हुआ था। 1905 में शेख अब्दुल्ला का जन्म हुआ था। एक सॉल बेचने वाले व्यापारी के घर में हुआ था, मुस्लिम परिवार था, सॉल बेचने वाला व्यापारी, ज्यादा गरीब थे ये। इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था इन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और टैलेंटेड तो थी, बट अपने तमाम काबिलियतों के बावजूद भी इन्हें जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर घाटी में, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद और इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब कश्मीर घाटी में नहीं मिली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो कश्मीर घाटी का जो प्रशासन था, जो कश्मीर घाटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें सबसे ज्यादा उस टाइम पे हिंदुओं का बोलबाला था। यानी प्रशासन में जो रिक्रूटमेंट होती थी, जो अपॉइंट किया जाता था, वो सबसे ज्यादा हिंदुओं को अपॉइंट किया जाता था, जिसके कारण इन्हें कश्मीर घाटी में कोई जॉब नहीं मिली। अब जब कश्मीर घाटी में इन्हें कोई जॉब नहीं मिली, इट मीन्स इन्होंने अब सवाल उठाने शुरू किए कि भाई आखिरकार मुस्लिमों के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के जो ये शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने एक तरीके से सवाल उठाना शुरू किया और उन्होंने बताया कि भैया आखिरकार देखा जाए तो घाटी में जो थे, जो कश्मीर घाटी थी, वहां सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम की है। यानी मेजोरिटी में मुस्लिम है। एंड देन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू का, जो टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है। एंड चूंकि सबसे ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम की, तो इट मीन्स टैक्स पेयर भी तो मुस्लिम ही होंगे सबसे ज्यादा। तो टैक्स पेयर भी मुस्लिम है, मेजोरिटी में भी मुस्लिम है। इसके बावजूद भी मुस्लिमों का इस प्रकार से शोषण क्यों किया जा रहा है, मुस्लिमों को इस प्रकार से एक्सप्लॉइट क्यों किया जा रहा है, उन्होंने ये प्रश्न उठाना शुरू किए। और उन्होंने पाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रियासत के जो प्रशासन है उसमें गैर मुस्लिमों का बोलबाला है, गैर मुस्लिमों का दबदबा है। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, शेख अब्दुल्ला इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भैया ये सब जो हो रहा है, मुस्लिमों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, वो धार्मिक पूर्वाग्रहों की वजह से हो रहा है।
धार्मिक पूर्वाग्रह इट मीन्स कि जब कोई मुस्लिम शासन का रूल था, जब मुस्लिम शासक का रूल था पहले के टाइम पे मिडिवल इंडिया में, तब अगर मुस्लिम शासक था इट मीन्स जो उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर मुस्लिमों का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था। तो अब जम्मू कश्मीर में एक हिंदू शासक था, महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह का क्या था, महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था एज कॉम्पेयर टू मुस्लिम से। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भैया ये सब जो भेदभाव हो रहा है ये जो धार्मिक भेदभाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ धार्मिक पूर्वाग्रहों की वजह से हो रहा है ना, कि भाई मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुस्लिमों को कोई जॉब नहीं मिल रही है, मुस्लिमों को बेसिक राइट्स नहीं मिले हैं, मुस्लिमों को किसी प्रकार का कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ धार्मिक पूर्वाग्रह। ये शेख अब्दुल्ला ने समझा। शेख अब्दुल्ला चूंकि कोई गवर्नमेंट जॉब तो मिली नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब जब नहीं मिली तो उन्होंने बोला कि भैया अब मैं स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो स्कूल में एज अ टीचर वो शुरू कर दिया शेख अब्दुल्ला। और साथ ही उन्होंने एक वाचनालय की भी स्थापना की, वाचनालय जहां पर वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। साथ ही अपने जो मुस्लिम भाई थे, जो मुस्लिम शोषित भाई थे, उनकी भी आवाज बुलंद करना था कि भैया उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन्हें बेसिक राइट्स नहीं आप दिए हैं, तो उनकी भी आवाज बुलंद करना था। तो इसके लिए उन्होंने एक वाचनालय की स्थापना की शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला के बारे में अगर बात की जाए तो शेख अब्दुल्ला बहुत ज्यादा एक तरीके से उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी बहुत ज्यादा आकर्षक थी, यानी उनकी पर्सनालिटी थी जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी एंड प्रेरणास्पद थी। जो भी शेख अब्दुल्ला को काम करते देखता या कि उस टाइम पे जो उनके थॉट्स सुनता तो वो उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर आता, यानी बहुत ज्यादा उनका प्रेरणास्पद थी, बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली व्यक्तित्व था उनका शेख अब्दुल्ला का। हालांकि शेख अब्दुल्ला सिगरेट पीते थे लेकिन शराब वो नहीं पीते थे। इवन शेख अब्दुल्ला जो थे वो शुक्रवार को चूंकि सामूहिक नमाज पढ़ी जाती तो शुक्रवार को ये हर शुक्रवार को मस्जिद भी जाते थे एंड कुरान का इन्हें गहरा ज्ञान है, यानी कुरान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानते थे। अब 1931 की गर्मियों में शेख अब्दुल्ला को एक प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना गया। यानी ये जो प्रतिनिधि मंडल था ये क्या कर रहा था, ये प्रतिनिधि मंडल महाराजा से मिलने वाला था। महाराजा से ये क्यों मिलने वाला था, ताकि जो मुस्लिमों को जो प्रॉब्लम्स थे, जो मुस्लिम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो महाराजा उन प्रॉब्लम्स को दूर करे, महाराजा उन प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करे। इसलिए प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता था महाराजा से। लेकिन ये प्रतिनिधि मंडल के मिलने से पहले ही क्या हुआ, कश्मीर के जो पुलिस थी, कश्मीर का जो प्रशासन ने एक आंदोलनकारी था अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब जब अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी तो कश्मीर घाटी में एक तरीके से विद्रोह फैल गया, कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब विरोध प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच अच्छी खासी झड़प हुई, मुठभेड़ हुई, जिसमें 21 विरोध प्रदर्शी मारे गए, 21 विरोध प्रदर्शियों की डेथ हो गई। अब जब 21 विरोध प्रदर्शनकारियों की डेथ हो गई तो इसके बाद क्या हुआ, घाटी में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई, घाटी में कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया। और कम्युनल वायलेंस किसके, हिंदू और मुस्लिमों के बीच कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया, जिसमें अधिकांश हिंदुओं की दुकानें लूटी गई एंड उन्हें जला दिया गया। यह 1931 में हुआ था जब शेख अब्दुल्ला प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। इसके बाद 1932 में, उसके एक साल बाद ही 1932 में, अब चूंकि महाराजा के खिलाफ असंतोष तो बढ़ रहा था, महाराजा के शासन में कोई महाराजा के शासन से सेटिस्फाइड तो था नहीं कोई मुस्लिम, बिकॉज ऑफ चूंकि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन था ही, और मुस्लिम भी चाह रहे थे बिकॉज ऑफ इंडिया में अभी हाल ही में इंडिया आजाद हुआ था और इंडिया आजादी किस बेस पे प्राप्त किया था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए। वहां पर सबको फंडामेंटल राइट थे, यानी सबको जो फंडामेंटल राइट देने का वादा किया गया था एंड राइट टू वोट था, और वहां पर रिप्रेजेंटेशन भी था, वोट देने का अधिकार था, बहुत पहले से वोट देने का अधिकार चला आ रहा था, और वयस्क मताधिकार के आधार पर था, यानी जिनकी एज हो गई थी 21 ईयर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो एक तरीके से ये सारी चीजें जब वो सुने
तो उन्होंने बोला कि भाई महाराजा का जो पूरा पूरा शासन है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं, महाराजा के शासन से वो अनसेटिस्फाइड है। लेकिन अब चूंकि जो आवाजें उठ रही हैं उसे बुलंद करना भी तो जरूरी है। जो महाराजा के खिलाफ जो असंतोष है उसको भी तो, उसकी भी आवाज तो उठाना जरूरी है। उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना। सबसे पहले जरूरी एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक यूनाइटेड एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहां हम अपनी बात को अच्छे से रख सके, अपने पॉइंट को अच्छे से रख सके। ये था। तो फिर 1932 में एक ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। किसका? ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया 1932 में। और इसके जो महत्वपूर्ण नेताओं में से एक तो शेख अब्दुल्ला थे और दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं में से थे गुलाम अब्बास शामिल किए गए। यानी शेख अब्दुल्ला और गुलाम अब्बास के बारे में बात की जाए तो एक वकील थे और जम्मू से ताल्लुक रखने वाले थे। अब 6 साल के बाद ये जो ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में इसका नाम चेंज कर दिया गया। यानी ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रख दिया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे? ये शेख अब्दुल्ला। और अब इनकी जो लोकप्रियता बिल्कुल अचानक से बढ़ती जा रही थी शेख अब्दुल्ला की, एज कॉम्पेरिजन अगर हम गुलाम अब्बास की बात करें तो गुलाम अब्बास से ज्यादा इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी शेख अब्दुल्ला की। अब शेख अब्दुल्ला ने ये सब किया। अब शेख अब्दुल्ला की जो डिमांड थी, शेख अब्दुल्ला की डिमांड थी कि महाराजा जो है, महाराजा हरि सिंह, वो जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाए एंड अपना जो शासन है, यानी यहां पर क्या हो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर, कि सभी को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार हो, उसके आधार पर प्रतिनिधि सरकार की मांग की। यानी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की मांग की किसने? शेख अब्दुल्ला ने। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मुस्लिम शामिल नहीं थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदू भी शामिल थे और सिख भी शामिल थे। इसी बीच क्या हुआ, जो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में नजदीकी बढ़ने लगी। शेख अब्दुल्ला और जो जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ दोनों के विचार एक जैसे थे। अब शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत ही जल्दी दोनों एक दूसरे के विचार के कायल हो गए। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो उस टाइम पे समकालीन जो मुद्दे थे, उस समय जो मुद्दे थे, इश्यूज थे, उस पर ये दोनों ही नेता की बहुत अपनी अपनी एक बहुत ही मजबूत थॉट्स होते थे, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के। और शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही दो बातों पर एक मत थे, एक तो समाजवाद के और दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनका एक बहुत ज्यादा बड़ा रुझान था, और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये ऐसे लीडर थे जिनके कहने पे जो भारत देश आजाद होने के बाद यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, यहाँ पर अल्पसंख्यकों, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज थी उनके लिए स्पेशल एक्ट भी लेकर आया गया था, ताकि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज में उनके अधिकारों के, उनके राइट्स के सुरक्षा किया जा सके। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो जो जवाहरलाल नेहरू थे बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध थे। और जो दूसरे थे शेख अब्दुल्ला, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उन्हें उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी शामिल थे। और दूसरा समाजवाद के मुद्दे पर भी दोनों एक मत थे। तो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद दोनों के मुद्दे पर दोनों एक मत थे, जिसके कारण दोनों अब आपस में बहुत ज्यादा करीब आते जा रहे थे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने लग गए थे। लेकिन अब इससे क्या हुआ, चूंकि जब दो बड़े लीडर्स आसपास आएंगे तो इट मीन्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों भी आपस में करीब आने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े लीडर थे वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जाने लगे। उनमें गुलाम अब्बास भी शामिल थे। गुलाम अब्बास ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि मैं अपने तरीके से मुस्लिमों को संगठित करूंगा एंड मुस्लिमों के राइट्स के लिए मैं काम करूंगा। लेकिन जो उन्हीं के समय के जो शेख अब्दुल्ला थे, से, तो उन्हीं के समय के एक व्यक्ति ने कहा
कि शेख अब्दुल्ला को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शेख अब्दुल्ला की बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में एक अच्छी छवि है। और शेख अब्दुल्ला 1932 से ही लगातार जेल जाते जा रहे थे, और अभी हाल ही में 1947 में भी वो जेल गए थे, क्योंकि एक तरीके से सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी जम्मू कश्मीर रियासत में, बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। और जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला ने एक तरीके से कहा था कि वो अब महाराजा को बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर आप छोड़कर चले जाएं और अपनी सत्ता जो है जनता को सौंप कर चले जाएं। तो उसमें उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाने लग गया, और शेख अब्दुल्ला को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई कि भैया राजद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर लगा और 3 साल आपको कैद में रहना पड़ेगा शेख अब्दुल्ला को। इस वर्डिक्ट से, इस मुकदमे से सबसे ज्यादा प्रभावित किया, सबसे ज्यादा आक्रोशित किया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू खुद अब जम्मू कश्मीर जाना चाहते थे ये पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए और अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए, अपने दोस्त के रिहाई के लिए, और वो कश्मीर गए भी। लेकिन जो महाराजा के सैनिक थे उन्हें कश्मीर में नहीं आने दिए, और उन्हें बल्कि फिर से वापस भेज दिया जम्मू कश्मीर, फिर से ब्रिटिश भारत में भेज दिया गया। तो इस प्रकार से हमने शेख अब्दुल्ला के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया। अभी ये वीडियो आगे वाली और लेक्चर्स हम करेंगे तो उसमें हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे, बिकॉज अब जम्मू कश्मीर का इशू बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसके 5, 6, 7 वीडियोस बनेंगे, तो उसको आप एक एक करके देख सकते हैं। सो ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।